अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान कानपुर वाला है। करंटली मैं प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के तौर पे काम कर रहा हूँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज CMH कराची में। इसके अलावा मैं फिजिशियन और डायबिटिक्स स्पेशलिस्ट एज मेडिकल सेंटर बाटवानी हॉस्पिटल में भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो हमारा मौजू है बात करने का वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्च के महीने में बाइपोलर डिसऑर्डर डे मनाया जाता है और इसका जो बेसिक मकसद है वो आवाम में इस बीमारी के हवाले से आगाही को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। अगर आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये एक आसाबी बीमारी है जिसमें हमारे मिजाज में बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेशन आने लगता है, मिजाज हमारा बहुत लो होने लगता है, या फिर उसमें बहुत तेज़ी आने लगती है, जिसको हम मैनिया कहते हैं। तो ये मिजाज का जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, जो कि बहुत शदीद नौइयत का होता है, इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आसाबी बीमारी, तो इसमें सबसे पहली अहम चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को पहचानना है। अगर आपके आस-पास सराउंडिंग में, आपके रिश्तेदारों में अगर आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आता है, जिसमें आपको ये महसूस होता है कि जी ये बिल्कुल सही था, लेकिन अचानक इसके मिजाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया है, उसमें नींद की शिद्दत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, उसमें डिसीजन बहुत वो तेज़ी से ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने शुरू कर दिए हैं, जिन लोगों से पहले मुलाकात नहीं करता था उनसे भी मुलाकात कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर दिया है, हर वक्त एक्टिव रहता है, नींद उसकी बहुत कम हो गई है। तो ये मेनिया की अलामत है। उसके और ये अमूमन जो है कुछ हफ्तों तक ये कैफियत चलती है। उसके साथ फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो उदासी वाला फेज़ आता है तबीयत में, कि एकदम बोझिल तबीयत हो गई, रोज़मर्रा के कामों में भी दिल नहीं लगता, जो पहले एक्टिविटीज़ आप किया करते थे वो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगना, भूख और नींद का कम हो जाना, रोज़मर्रा के मामूलात में बिल्कुल ही इंटरेस्ट ना लेना। तो ये डिप्रेशन या उदासी वाली अलामत होती हैं। ऐसे मरीज़ों में ये दोनों चीज़ें चलती हैं कि या तो पहले डिप्रेशन होता है या मेनिया होता है या आगे पीछे होता है, और ये कुछ हफ्तों तक रहता है और उसके बाद फिर दोबारा से एक नॉर्मल स्टेज आती है जिसमें सारी कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो उमूमन जो बाइपोलर डिसऑर्डर की जो अलामात हैं ये कुछ हफ्तों तक रहती हैं, और फिर जो नॉर्मल फेज़ आता है वो भी कुछ हफ्तों से महीनों चल सकता है और फिर दोबारा से भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास अक्सर लोग आते हैं इस चीज़ को लेके कि जी सुबह वो कहते हैं कि सुबह हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, शाम में हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो पूरे दिन में हमारा मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि जो दिन में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, कि सुबह शाम में फ्लक्चुएशन, ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो उदासी या तेज़ी है मिजाज में वो कुछ हफ्तों तक रहे। तो एक पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह की कोई अलामत पाई जाती हैं तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नज़र आती हैं अपने किसी रिश्तेदारों में, तो अगर आप उनमें देखते हैं कि इनमें नींद की कमी हो गई है, रूटीन एक्टिविटीज़ में उनके बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, तब्दीली किसी भी किस्म की आई है, तो उस चीज़ को ज़रूर अपने फिजिशियन से मशवरा करें। दूसरी चीज़ ये आती है कि जी किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है। देखा गया है कि 16 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम वो करते हों, जिनके रूटीन्स फिक्स ना हों, या फिर जिनमें बचपन में कोई ऐसी असाबी कोई चीज़ें रही हों, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा हो, कोई प्रेशर रहा हो, या किसी तरह से उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई हो, जैसे पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाना, या शायद यतीम खाने में परवरिश होना, या घरों में कोई माहौल अच्छा ना हो, तो उन बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, देखा गया। दूसरी चीज़ ये इस बीमारी में ये देखा गया है कि जब मौसम तब्दील होता है तो ये अगेन ये बीमारी होने के उस वक्त एपिसोड्स बढ़ जाते हैं। जैसे गर्मी से सर्दी में मौसम जा रहा है या सर्दी से गर्मी में जा रहा है, तो उस वक्त भी ये एपिसोड्स ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल मर्दों में और ख़वातीन में इसका तनासब बराबर है। कोई ऐसा नहीं कि ख़वातीन में ज़्यादा हो या मर्दों में ज़्यादा हो, लेकिन उम्र ज़्यादातर 16 से 30 साल है। 40 साल के बाद बहुत कम देखा गया है कि बीमारी किसी को हो। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीमारी जो होती है बेसिकली जेनेटिक है, आपकी फैमिली में रन करती है, और अगर आपके फैमिली में ब्लड रिलेशन में किसी कोई बीमारी है तो 10% से ज़्यादा चांस होता है कि बीमारी आप में भी आ सकती है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी ऐसी चीज़ आपको महसूस हो, अमूमन जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको महसूस होगा कि जी जो मरीज़ है या जिसमें है उसका मिजाज बहुत अच्छा हो गया है, नींद बहुत कम हो गई है, बहुत हाइपर हो गया है, अगर वो नमाज़ें वगैरह भी पढ़ रहा है तो फिर ज़कात बहुत ज़्यादा दे रहा है, सदका बहुत ज़्यादा दे रहा है, खर्च बहुत कर रहा है, डिसीजन बहुत तेज़ ले रहा है, ये इतना हाइपर होते चले जाते हैं कि वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात उन्हें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गैर नॉर्मल से ज़्यादा हमारे अंदर ताकत आ गई है। उन्हें ये महसूस होता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी सलाहियत आ गई है जो किसी और के पास नहीं है और हम कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल से हट के जब महसूस होती हैं तो ये बेसिकली मिजाज में तेज़ी की अलामत होती हैं, और फिर उसके बाद जो डिप्रेशन वाला फेज़ आता है, बहुत अगेन बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि क्या इस किस्म की बीमारी का इलाज मौजूद है? तो जी बिल्कुल मौजूद है। जैसे कि बताइए आसाबी बीमारी है, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि डोपामीन है, उसकी कमी बेशी की वजह से ये चीज़ें सामने आती हैं। तो इसका बिल्कुल इलाज है, इसका जो पहला इलाज होता है वो दवाइयों से होता है, जहाँ पे आपका डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोज करने के बाद फिर आपको कुछ दवाएँ लिखेगा जिसमें मूड स्टेबलाइज़र होती है और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, जो कि आपने फिर लेनी होती हैं जब तक आपका डॉक्टर आपको बताए। एक गलती अमूमन जो मरीज़ करते हैं ऐसे, जब वो दवाइयों पर होते हैं और जब वो ठीक हो जाते हैं तो बगैर मशवरे के दवाइयाँ रोक देते हैं। ये ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। अगर आप इस किस्म की कोई मरीज़ दवा ले रहा है तो उसने वो दवाइयाँ नहीं रोकनी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर। दूसरी चीज़, अगर ऐसे कोई मरीज़ हैं
तो वो क्या ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे ये एपिसोड दोबारा ना हो। तो उसमें हम मशवरा देते हैं कि जी अपने रूटीन को बहुत अच्छा फिक्स रखें। अगर आपका रूटीन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है काम करने के दौरान, ये में स्लीप के उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी आप 6 घंटे सो रहे हैं, कभी 10 घंटे सो रहे हैं, टाइम कोई फिक्स नहीं है आपका, काम करने का टाइम फिक्स नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में अचानक बढ़ गया है, तो फिर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें इस चीज़ का दोबारा से एपिसोड हो, दोबारा से अटैक हो। तो उन चीज़ों को आपने बहुत हद तक कंट्रोल में रखना है। दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करें, पाबंदी से इस्तेमाल करें, और नशा और चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे तहकीक से साबित हुआ है कि जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनमें इन चीज़ों की इल डिसऑर्डर की अलामत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे मरीजों को ड्रग्स के साथ साथ फिर हम काउंसलिंग सेशन भी करवाते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को प्रॉपरली तरीके से चैनलाइज कर सकें, ताकि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके अंदर है वो भी इस्तेमाल हो सके। तो इन दी एंड तमाम इन्फॉर्मेशन का मकसद सिर्फ ये था कि आम लोगों में आगाही बढ़े। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मौजूद नहीं है। अगर आपको अपने आसपास या अपने आप में या अपने आसपास किसी में ऐसी कोई अलामत नज़र आती हैं तो अपने डॉक्टर फिजिशियन से मशवरा करें, वो उसकी डायग्नोसिस बनाएगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र भी करेगा, ताकि वो आपकी बीमारी जो है बर वक्त डायग्नोस होकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, ताकि आप एक बेहतरीन क्वालिटी लाइफ गुजार सकें। तो मकसद हमारा ये है कि ज़िंदगी जो भी गुजरे वो एक अच्छे तरीके से एक अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजरे, ताकि आप उसको भरपूर एंजॉय कर सकें। तो इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।